हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन फ्यूचर आईएएस एकेडमी। सो अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज करने जा रहे हैं। ये पॉलिटी का लास्ट सेशन होगा। इसके बाद पॉलिटी का सेशन नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस खत्म हो गए हैं। और अगर कुछ क्वेरी रहती है हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे। तो फिर हम लोग अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसके बाद सीधा टेस्ट होगा पूरे के पूरे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के ऊपर, मतलब इंडियन पॉलिटी का भी जो भी यूपीएससी में सिलेबस है उसका पूरा टेस्ट होगा। अगर कोई टॉपिक छूटा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर सबके पास है। तो फिर वो टॉपिक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को करा दिया जाएगा, या फिर किसी में डाउट रहेगा लॉकडाउन खत्म होते ही हम लोग उसके ऊपर टेस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। मेजरली आप बीजेपी का नाम जानते होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एमएनएस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली हैं क्या, इनको ये पावर कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली हैं कि इनको ये पावर कहाँ से मिलता है। तो आप देखेंगे तो इनको पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बना सकता है। सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब फोर्सफुली नहीं, अगर कोई इच्छा से चाहता है तो ही। ठीक है, और ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो भी संवैधानिक तरीके हैं उससे ये अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह की होती है? तो अभी हम लोग देख रहे पॉलिटिकल पार्टी है क्या, बेसिकली एक ग्रुप होता है। अब एक ग्रुप होता है, 2-4 लोग का अगर ग्रुप है तो ग्रुप है, और लेकिन अगर उसमें 25-30 लाख लोग या 1 करोड़ लोग, जैसे बीजेपी क्लेम करती है कि उनके पास 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर हैं, तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनका ग्रुप बहुत बड़ा है। तो ग्रुप बेसिकली ग्रुप है। ठीक, तो अब देखते हैं कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ठीक, तो पहला आप देखेंगे, एक होता है रिएक्शनरी पार्टी। रिएक्शनरी पार्टी मतलब इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये अपने जो पुराने तरीके होते हैं उसी के बेस पे ये काम करने की कोशिश करते हैं, ये कुछ नया अचीव नहीं करना चाहते हैं। ठीक, और दूसरा होता है कंजर्वेटिव, मतलब रूढ़िवादी। ये पुराने तरीकों में एक ही रखते, लेकिन जो कि एकदम पुराने, मतलब ऐसे होंगी जो कि किसी के रिस्पेक्ट से मैच न खाए, जैसे कि महिलाओं के आत्मसम्मान हो गया, या फिर वो अंधविश्वास फैलाना कि भगवान आएंगे और तुमको मार डालेंगे अगर हमको वोट नहीं दोगे। तो एक तरह से डर और रूढ़िवादी तरीके कि जो जातिवादी व्यवस्था का स्टीम चल रहा है वो सही है, तो इसको बोलते कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। दूसरा था लिबरल। लिबरल ऐसी पार्टी होती है जो कि सब कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार होती है, चाहे कुछ भी हो। वो न्यू जो चैलेंजेस होते हैं, नए तरीके होते हैं, जनता को समझने के लिए नए नए तरीके होते हैं, जो जनता में परिवर्तन आता है उसको एक्सेप्ट करती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि कंजर्वेटिव लिबरल में डिफरेंस क्या है और सोशियो इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि फीमेल जींस ना पहने क्योंकि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। ठीक, तो जो सोशियो इकोनॉमिक बोलते हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक पार्टी बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक पार्टी में सोशियो इकोनॉमिक पार्टी में ऐसे लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर महिलाएं जींस पहनेंगी तो गांव के अंदर बच्चे बिगड़ जाएंगे। ठीक, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, ऐसा सोशियो इकोनॉमिक पार्टी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव बोलते हैं कि अगर महिलाएं जींस पहनेंगी, क्योंकि महिलाएं देवियों का रूप हैं और देवियां जींस नहीं पहन सकती, देवियां जींस नहीं पहन सकती, महिलाएं महिलाएं देवी का रूप हैं और देवियां जींस नहीं पहन सकती, इसलिए इसलिए उनको जींस नहीं पहनना चाहिए। ठीक, इसलिए उनको जींस नहीं पहनना चाहिए। तो ये सोशियो इकोनॉमिक कंजर्वेटिव। और लिबरल क्या है, आप चाहे जींस पहनो या कुछ भी पहनो, आप चाहे जो भी करो, ठीक, आप कुछ भी करो, आप
अपने तरीके से जियो, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। ये होता है लिबरल पार्टी। ठीक, इसको कहते हैं लिबरल पार्टी। चौथा होता है रेडिकल। रेडिकल मतलब कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम सब कुछ बदलने आए हैं, हम सब कुछ बदल के रख देंगे। लाइक केजरीवाल, जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने सोचा कि मैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देंगे और पूरा हम चेंज कर देंगे। ठीक, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं सोचा, लेकिन अपोजिशन ने तो क्लेम किया था ये। तो रेडिकल पार्टी मतलब रेडिकल को एक बोलते हैं अराजकतावादी। उनको उनको पुराने तौर तरीके में यकीन नहीं होता, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं होता, वो अपने तरीके से चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं रेडिकल पार्टी। ठीक, इसको कहते हैं रेडिकल पार्टी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आप अगर देखेंगे तो इसमें आगे आगे क्या था। तो अभी तक हम लोगों ने ये 4 टाइप की पॉलिटिकल पार्टी देख ली है। ठीक, अब अगर एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे, और इसको और तरीके से बोलते हैं, जैसे कि जो लिबरल पार्टी है, लिबरल पार्टी को एज ए सेंट्रिस्ट पार्टी बोलते हैं। ये अपने आप केंद्र में इनको पाते हैं कि ये दोनों भी साइड हो सकते हैं, रेडिकल भी हो सकते हैं, ये चारों साइड रेडिकल हो सकते हैं, फिर ये चाहे तो कंजर्वेटिव थॉट में भी बिलीव कर सकते हैं। ये ओपन माइंड के होते हैं, ये किसी भी साइड जा सकते हैं। मतलब अगर आप कहें अपॉर्चुनिस्ट तो ये कुछ हद तक सही होगी। ठीक, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो देखिए सीपीआई सीपीएम, ये ओल्ड सोशियो कल्चरल में बिलीव करते हैं कि गांव बने रहना चाहिए और गांव के पास इकोनॉमिक पावर होने चाहिए। इनको बोलते हैं लेफ्टिस्ट पार्टी, सीपीआई सीपीएम। इनको आप लेफ्ट सुने होंगे, लेफ्ट पार्टियां हैं। कांग्रेस को सेंट्रिस्ट पार्टी बोलते हैं, क्योंकि कांग्रेस को ये मानते हैं कि वो सब कुछ एक्सेप्ट करने को रेडी होती है। और बीजेपी को यहाँ पे बोलते हैं राइटिस्ट पार्टी। ये बीजेपी को आप राइटिस्ट पार्टी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया में पार्टी सिस्टम कैसा है। इंडिया में पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि अगर आप 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, उसकी बात अगर करेंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल उसमें 7 नेशनल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था और 52 स्टेट पार्टी थी। मतलब राज्य के दल 52 थे और 2354 ऐसे पार्टी थे जो कि रजिस्टर्ड तो थे लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब वो तो न ही राष्ट्रवादी पार्टी थे, मतलब उनका नेशनल लेवल पे प्रेजेंस नहीं था, नेशनल पार्टी भी नहीं थे, ना ही वो स्टेट पार्टी थे। इसमें स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में हम लोग लास्ट में एक क्लासिफिकेशन है, वो देख लेंगे। एक क्राइटेरिया किस बेस पे मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप लोग को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। अगर वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल पार्टियां होती हैं। जैसे कि अगर वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम होता है, उसमें सिंगल पार्टी होती है। यहाँ पे था वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, यहाँ पे सिंगल पार्टी होती है कि कुछ एक ऐसा पीरियड था, कुछ एक ऐसा रीजन था जब एकदम मतलब उस टाइम और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वही पार्टी पावर में थी। जैसे आज बीजेपी को आप देख सकते हैं, बीजेपी के सामने आज कोई नहीं टिकता। तो बीजेपी आज अपने आप में वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है कि उसके सामने कोई नहीं टिकता। उससे लड़ने के लिए अलग अलग पार्टी कोलिशन बना लेते हैं। लाइक महाराष्ट्र का एक एग्जांपल लेते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी वन साइड है, वो अलग बात, इसके साथ में एक तो और छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन बीजेपी एक मेजर पार्टी, एक वन साइडेड पार्टी है। और वहीं पे आप देखेंगे तो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये तीनों बड़ी पार्टियां मिलकर इन्होंने एक कोलिशन किया है। तो अभी देश में पूरा वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है। तो ये यहाँ पे इसकी बात करता है, ये वाला इसकी बात करता है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी।
ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम है कि कोई पार्टी की फिक्स आइडियोलॉजी है ही नहीं। जैसे कि एक्सेप्ट द बीजेपी एंड द टू कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सीपीएम, ऑल अदर पार्टी डू नॉट हैव क्लियर कट आइडियोलॉजी। अब यहाँ पे सीपीआई और सीपीएम की बात किया है, सीपीआई और सीपीएम का भी क्लियर कट आइडियोलॉजी नहीं है, वो भी अब चेंज हो गए हैं, इसलिए बंगाल में आउट हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, वो साम्यवाद की बात करते हैं कि सब कुछ पब्लिक के हाथ में, सब कुछ मजदूरों को हाथ में हो, गरीबों के हाथ में हो, वो अच्छी बात है, मजदूरों गरीबों के हाथ में हो, लेकिन पूरी की पूरी इकोनॉमी अगर ऐसा रहेगा तो कौन सा इन्वेस्टर आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? इन्वेस्टर को भी कुछ प्रॉफिट होगा तब तो, इन्वेस्टर भी प्रॉफिट चाहेगा। ठीक, और बीजेपी का यहाँ पे, बीजेपी का अभी भी हिंदी आइडियोलॉजी की बात करता है, लेकिन अभी बीजेपी भी हिंदी आइडियोलॉजी की बात तो करते हैं, लेकिन जहां पे मौका आता है वहां पे पलट भी जाते हैं। ठीक, तो एक क्लियर कट आइडियोलॉजी किसी का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात किया गया था। और अगर देखा जाए तो हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो इंडिया में, वो इन बातों का, वो पार्टी इन बातों का डिमांड तो जरूर करता है कि वो लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी, वो बोलते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो बोलते हैं हम समाजवादी सोशलिस्ट हैं फैले हैं, और दूसरा बोलते हैं हम गांधीवादी हैं। इंडिया में चाहे कोई भी पार्टी हो, इवन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ये बोलते हैं कि हम भाई इन सब बातों को मानते हैं और आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनको पता है एक पब्लिक में एक सेंटिमेंट है, पब्लिक इस बात को चाहती है। ठीक है, पब्लिक इस बात को चाहती है कि ऐसा कुछ बना रहे, डेमोक्रेसी हो, सेकुलरिज्म हो, सोशलिज्म हो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आगे आप देखेंगे, आगे आगे क्या है, अब देखिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे पर्सनैलिटी कल्ट। एक इंडिविजुअल को देख के पूरी पार्टी को जज किया जाता है, और एक इंडिविजुअल ही पार्टी होता है पूरा। जैसे कि आज हम बीजेपी को ले सकते हैं, बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा हटा देंगे तो फिर पीछे कौन? उनके पीछे तो कोई नहीं है, सब लोग नरेंद्र मोदी को बीजेपी के नाम से जानते हैं। ठीक, बोलते नरेंद्र मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज नरेंद्र मोदी। ठीक, वैसे ही अलग अलग पार्टी में भी रहा है। जैसे कांग्रेस में 50s के एरा में, 50-60 में नेहरू इंदिरा गांधी को बोलते थे नेहरू इज कांग्रेस, कांग्रेस इज नेहरू। वो अलग बात था कि उस टाइम बहुत सारे और भी बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने इन सब बातों को अपोज किया। इंदिरा गांधी का एरा आपको पता है, इंदिरा गांधी ने पूरे कांग्रेस को अपने वश में करके रखा था। राजीव गांधी का भी सेम टाइम था। अब अगर बोलेंगे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का ऐसा टाइम है नहीं, राहुल गांधी को खुद कांग्रेस वाले ही नहीं मानते हैं, उल्टा बहुत कम कहीं कहीं आवाज उठ जाती है अपोज में। दूसरा तमिलनाडु में लीजिए, तमिलनाडु में जयललिता, एआईएडीएमके, जयललिता को डीएमके के नाम से, एआईएडीएमके के नाम से जानते हैं। और डीएमके में डीएमके में भी उनके जो चीफ हैं करुणानिधि, उनको बोलते हैं कि वो हैं। टीडीपी में अगर चंद्रबाबू नायडू को हटा दो तो कोई नहीं देखने वाला। वो अलग बात है, टीडीपी फॉर्म हुई थी, एमजी रामचंद्रन ने बनाया था, एमजी रामचंद्रन और एनटी रामाराव। ठीक है, एमजी रामचंद्रन एआईएडीएमके बनाए थे, बाद में जयललिता आ गई, एनटी रामाराव तमिलनाडु में टीडीपी बनाए थे, बाद में अभी वहां पे चंद्रबाबू नायडू आ गए। और दूसरा एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और जयललिता दो के दोनों साउथ इंडियन मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। ऐसे और भी पार्टी से, शिवसेना में देख लोगे जब तो बाला साहब ठाकरे थे, वो एमएनएस में राज ठाकरे। तो पर्सनालिटी कल्ट, जो एक जैसा है वैसे ही पूरी पार्टी को सोचते कि वैसे ही पार्टी होगी। ठीक है, और दूसरे क्या फैक्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिशनल फैक्टर है, कुछ पार्टी विदेशी जो पश्चिमवाद है, जिसको बोलते हैं कि आपको पता होगा इंडिया में जब कंप्यूटर आया था उसको भी अपोज किया गया था। हम लोग जो टेक्नोलॉजी बात करके लेक्चर ले रहे हैं, वीडियो बना के लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, तब इंडिया में जब कंप्यूटर आया था इसको अपोज किया गया था कि ये तो विदेशी संस्कृति है और हमारी देशी संस्कृति को खराब कर देगी। कंप्यूटर के बारे में ऐसा बोला गया था, और ऐसा बोलने वाले में कोई नहीं, शिवसेना थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, ये सब जो है, और खास करके इन सब में लीडर थे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बोलती थी पूरे, उस टाइम समाजवादी पार्टी का यूपी में शासन था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में बोला था उन्होंने एक भी कंप्यूटर लगेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से लोगों की संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। इस तरह की बातें की गई थी।
लेकिन आज देखिए घर घर में कंप्यूटर है, लोगों के मोबाइल में एक छोटा कंप्यूटर है, ठीक। तो सब पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रहे हैं, तो एक अलग तरीके से विरोध विरोध का एक जरिया वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन आता है रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी बनती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना एक रीजनल पार्टी है जो कि मराठी मानुस की बात करती है। अब शिवसेना अगर महाराष्ट्र से निकले तो उनको कितने वोट मिलेंगे। समाजवादी पार्टी यूपी में है, वो उत्तर भारत की बात करती है। लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल वो बिहार की बात करती है, वो जय बिहार का नारा लगाते हैं। तो एक रीजनल पार्टी भी बनाई गई है सब। तो इन सब बेसिस पे हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके पीछे और क्या जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक लोकतंत्र है कमजोर है। इसमें एक पल है फ्रैक्शंस एंड डिफेक्शंस। हमारे यहाँ पे दल बदल बहुत होता है, पार्टियां बहुत टूटती हैं। मन में आया अगर 5-6 विधायक हैं या फिर 5-6 सांसद हैं, उसमें से मन किया 4-5 ने मिलकर अपनी अलग पार्टी बना ली, और जो मेन पार्टी थी वो अलग वैसे की वैसे रह गई। आप एग्जांपल ले लीजिए, बिहार में समता पार्टी जेडीयू बनी, जनता दल यूनाइटेड, और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, जो आज नीतीश कुमार की पार्टी है, उस पार्टी के फाउंडर शरद यादव को वो नीतीश कुमार ने बाहर फेंक दिया और पूरी की पूरी पार्टी हथिया ली। तो इस तरह से यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का चलता है। और डिफेक्शंस भी बहुत होते हैं, दल बदल, कि अगर उनको लगा कि इस पार्टी से टिकट नहीं मिलने वाला, इलेक्शन आ रहा है, सबको लगा बीजेपी से टिकट नहीं मिलने वाला, तुरंत वो कूद के कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस वालों को अगर लगे उनको टिकट नहीं मिलेगा, वो कूद के बीजेपी में आ जाएंगे। तो इससे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ा खराब होता है, एक छाप खराब जाती है कि ये तो सब लूटने वाले ही नेता हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, लेक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन। मतलब अपोजिशन की कमजोरी की वजह से भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने रियल फॉर्म में नहीं आ पाई। जैसे कांग्रेस लीजिए, अभी कोविड का टाइम है, कांग्रेस इसको एकदम भूल चुकी है, इक्का दुक्का उनके स्टेटमेंट आ जाते हैं, बस वो समझते हैं इसमें खुश है। लेकिन एक रियल अपोजिशन का जो पावर होना चाहिए था, जो दिखाना चाहिए था, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए था, कांग्रेस बोल रही मजदूरों को बस पैसे दे दो, और मजदूरों की बात तो रियल कर नहीं रही है। कांग्रेस ने मजदूरों की बात नहीं किया, बस बोलते पैसे दे दो। अब वो रोड पे चल रहे हैं, उनके लिए डिमांड करे, उनके लिए एजुटेशन करे, प्रोटेस्ट करे, तब ये सब माना जाएगा ना। ऑनलाइन करे, ऑनलाइन भी प्रोटेस्ट हो सकता है, जमा करे, लोगों के लिए मेमोरेंडम भेजे, रिक्वेस्ट करे गवर्नमेंट के लिए, मेमोरेंडम भेजे। इस तरह से अपोजिशन काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे 2014 के बाद तो अपोजिशन धीरे धीरे धराशायी हो गया है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का इतना एक क्रिटिसिज्म भी था। और कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये मेंस में काम आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि प्री पे इसका रिकॉग्निशन कैसे होता है, ठीक है। इसका रिकॉग्निशन कैसे होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो चलिए देख लेते हैं रिकॉग्निशन कैसे होता है। पहले हम लोग ने जो अब तक किया इसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, एक होता है नेशनल पार्टी, मतलब देश राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, वो उनको राष्ट्रीय दर्जा हासिल होता है उस पार्टी को। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर पहला क्राइटेरिया है, अगर उनको 6% सीट मिलती है लोकसभा में, कितना 6% सीट मिलती है लोकसभा में, और वह 6% वोट मिलता है लोकसभा में जनरल इलेक्शन जो होता है उसमें 6% वोट मिलता है, या फिर उनको लोकसभा की 4 सीटें मिलती हैं, ठीक है। चाहे एक राज्य से 4 सीट हो या अलग अलग राज्यों से, तो वह नेशनल पार्टी मानी जाएगी, ठीक। इस केस में वह नेशनल पार्टी मानी जाएगी। दूसरा एक क्राइटेरिया है, अगर उस पार्टी को असेंबली में भी असेंबली में विधानसभा में 6% सीट, लोकसभा में 6% सीट, और किसी राज्य लोकसभा में 6% सीट, विधानसभा में 6% सीट, और 4% सीट लोकसभा में, मतलब 4 सीटें
253 में से 243 543 में से 543 में से 4 सीटें लोकसभा में की अगर उनको मिल जाती है तो नेशनल पार्टी। दूसरा, टोटल वोट जितना पड़ता है उस स्टेट के टोटल वोट का 6% अगर मिल जाता है तो भी वो नेशनल पार्टी। और अगर उसको पूरे देश में पड़ने वाले वोट का 6% मिलता है तो भी वो नेशनल पार्टी मानी जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्राइटेरिया क्या है? आगे है कि अगर उनको, पॉइंट नंबर 2 क्या है? इफ इट मीन्स 2% सीट्स ऑफ लोकसभा। 2% सीट कितना होता है? 543 का 2%, मतलब 543 5.5 ले लीजिए, 11 सीटें। अगर लोकसभा की 11 सीटें उनको मिल जाती हैं तो भी वह एक नेशनल पार्टी बन जाती है। और उसमें क्राइटेरिया वही 11 सीटें उनको 3 राज्यों से मिलना चाहिए। ठीक है, ये 3 राज्यों से मिलना चाहिए उनको। 11 सीट है, ये 3 राज्यों से मिलना चाहिए। मैं 11 सीट को परसेंट में से कन्वर्ट कर दिया, 2% सीट। ठीक, 2% सीट है तो 11 सीटें 3 राज्य से मिलना चाहिए। तीसरा है, अगर उनको कम से कम 4 राज्य में राजकीय पार्टी का दर्जा हासिल है तो, अगर उनको 4 राज्य में राजकीय पार्टी का दर्जा हासिल है तो, स्टेट पार्टी कम से कम 4 राज्य में है तो उनको ये स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है? वो राज्य की पार्टी कैसे बनते हैं? ठीक, राज्य की पार्टी बनने के लिए मैंने 6% वोट वाला बताया था। वो अगर कोई नेशनल पार्टी है तो राज्य की पार्टी तो होगी ही। ठीक है, वहां पे लिखा है 6% वोट मिलना चाहिए जो कि स्टेट के जनरल इलेक्शन विधानसभा में उनको पड़ा तो, ये मैंने बताया आपको। और 2 असेंबली की सीटें अगर उनको मिले तो 6% सीट या 2 असेंबली की सीटें, सीधा 6% सीट या 2 असेंबली की सीटें, तो ऐसा होता है। दूसरा, एक और क्राइटेरिया है, टोटल वोट का 6% लोकसभा कैसे मिलना चाहिए। और एक लोकसभा सीट है, अगर किसी के पास एक लोकसभा सीट है और टोटल वोट जो पड़ा उसका 6% उनको मिला है तो भी उनको राज्य का राजकीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या है? अगर उनको 3% सीटें, अगर उनको 3% सीटें असेंबली में मिल जाती हैं, और अगर उनको 3% सीटें मिलती हैं तो फिर ऑटोमेटिक उनको मिल जाता है। ठीक है, अगर 3% सीटें उनको मिलती हैं तो वो स्टेट पार्टी में काउंट हो जाती हैं। ओके, और चौथा है कि अगर हर 25 लोकसभा सीटों से एक सीट, उस राज्य में आने वाली 25 लोकसभा सीटों से एक सीट अगर उनको मिलता है तो भी उनको जो स्टेट पार्टी का दर्जा है वह मिल जाता है। ठीक है, और एक पांचवा जो अभी लेटेस्ट में जोड़ा गया है, अगर उनको जनरल इलेक्शन में, लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा या वहां की विधानसभा में जो इलेक्शन होता है वहां पे अगर उनको सिर्फ 8% सीटें मिल रही हैं, 8% सीट मिला टोटल वोट का, तो उनको डायरेक्टली मिल जाएगा, जो कि अभी लेटेस्ट में ऐड किया गया है 2011 में। ठीक है, 2011 में ऐड किया गया है। तो इस तरह से ये मिलता है राजकीय पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा। ठीक है, इस तरह 2019 की लोकसभा जो जनरल इलेक्शन हुआ था तो 52 स्टेट पार्टी थे और 7 नेशनल पार्टी थी। ठीक है, 52 स्टेट पार्टी थे और 7 नेशनल पार्टी ने यहाँ पे मिलके मतलब इलेक्शन ये लड़ा था, इतने लोगों में इलेक्शन हुआ था। तो ये आगे कुछ डेटा है कि कब कब कितने पार्टी रही हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट इलेक्शन में 14 नेशनल पार्टी थी और 39 पार्टी स्टेट पार्टी थी। अब यहाँ पे लास्ट 17th इलेक्शन में देखिए 2019 में 7 नेशनल पार्टी थी और 52 राजकीय पार्टी थी। और दूसरे वाले कॉलम में क्या दिया है कि स्टेट पार्टी और उनके सिंबल दिया है। ठीक है, ये आपको
होमवर्क है, आप ये घर से देख लीजिए कि किस पार्टी का कौन सा सिंबल है, ठीक है, ये पूरा वही है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, ठीक है।